साल 1975 देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। हजारों ओपोजिशन लीडर और पॉलिटिकल वर्कर्स को बिना ट्रायल के गिरफ्तार किया जा रहा था। Then Prime Minister Indira Gandhi imposed emergency in India. इसी दौरान उत्तर प्रदेश का एक 24 साल का फिजिक्स लेक्चर को भी जेल भेज दिया गया। उस वक्त शायद ये किसी ने नहीं सोचा था कि यही आदमी एक दिन भारत का होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। ये कहानी है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। एक तरफ उन्हें एक शांत, अनुशासित और ईमानदार नेता के रूप में देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एंटी डोपिंग एक्ट, अग्निपथ स्कीम, गलवान बॉर्डर जैसे मुद्दे को लेकर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जाता है। तो आखिर राजनाथ सिंह का असली पॉलिटिकल सफर क्या था और उनकी जर्नी का वो पहलू क्या है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। चलिए फैक्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स के आधार पर राजनाथ सिंह की पॉलिटिकल करियर के बारे में समझेंगे। उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या अच्छा काम किया है और क्या क्या गलत काम भी किया है, सब कुछ समझेंगे। 10 जुलाई 1951 उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के भभोरा गांव में राजनाथ सिंह का जन्म हुआ। उन्होंने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की और मिर्जापुर के केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन क्लासरूम से बाहर उनकी एक और पहचान बन रही थी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस से जुड़े और धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और भारतीय जनसंघ के संगठनों में एक्टिव हो गए। 1974 में उन्हें जनसंघ की मिर्जापुर यूनिट का सेक्रेटरी बनाया गया। यहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी की ऑफिशियल शुरुआत हुई। 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी लागू हुई। आरएसएस और ओपोजिशन से जुड़े कई लोगों की तरह राजनाथ सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने लगभग 19 महीने जेल में बिताए। बाद में राजनाथ सिंह ने कई बार कहा कि इमरजेंसी का दौर उनकी पॉलिटिकल सोच को गहरा प्रभावित कर गया। इमरजेंसी लगी, उस समय आप बड़े नेता बन चुके थे। उस समय मैं लेक्चरर था। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और देश में चुनाव हुए। जनता पार्टी ने जीत हासिल की और राजनाथ सिंह पहली बार मिर्जापुर से एमएलए चुनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंच गए। यहीं से उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का असली शुरुआत हुई। बीजेपी में तेजी से उभरता हुआ चेहरा 1980 और 1990 के दशक में राजनाथ सिंह ने बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी और राजनाथ सिंह को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर का पहला और शायद सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। एक ऐसा कानून जिसे सपोर्टर्स ने एजुकेशन सिस्टम को बेचने वाला कदम बताया और क्रिटिक्स ने स्टूडेंट के खिलाफ अत्यधिक सख्त कानून बताया। उस कानून का नाम था एंटी डोपिंग एक्ट 1992। क्या यह कानून वाकई जरूरी था या इसने हजारों स्टूडेंट की भविष्य दांव पर लगा दिया? चलिए समझते हैं इस कंट्रोवर्सी का असली सच्चाई क्या है। 1991 में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी। टीचर्स पर दबाव बनाया जाता था और कई जगह पर चीटिंग एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का रूप ले चुकी थी। सरकार का मानना था कि अगर इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इस एक्ट के तहत एग्जाम में चीटिंग करना या करवाना कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया। यानी चीटिंग करने या करवाने वाले को 3 साल से लेकर आजीवन कैद की सजा हो सकती है और इसके साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर आरोप बहुत गंभीर हो तो। इस एक्ट के तहत पुलिस को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चेकिंग करने का अधिकार मिला। उस समय राजनाथ सिंह का कहना था कि अगर ईमानदार स्टूडेंट को न्याय देना है तो नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। गवर्नमेंट ने इसे एजुकेशन सिस्टम को साफ करने की शुरुआत बताया। इस कानून का परिणाम 1992 के बोर्ड एग्जाम में दिखा। पास परसेंटेज पहले के मुकाबले गिर गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से स्टूडेंट एग्जाम देने ही नहीं आए। मीडिया में ऐसी तस्वीरें दिखने लगी जहां चीटिंग के आरोप में पकड़े गए स्टूडेंट को पुलिस ले जा रही थी और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। ओपोजिशन का कहना था कि नकल माफिया पर एक्शन लेने के बजाय आम स्कूल स्टूडेंट को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्रिटिक्स ने सवाल उठाया कि 15 से 18 साल के स्टूडेंट पर नॉन बेलेबल क्रिमिनल लॉ लगाना क्या जरूरी था। कई एजुकेशन एक्सपर्ट ने भी कहा कि एजुकेशन रिफॉर्म
रिफॉर्म सिर्फ सख्त कानून से नहीं बल्कि स्कूल सिस्टम को मजबूत बनाकर भी किए जा सकते थे। ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। फिर 1993 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में एंटी कॉपिंग एक्ट ओपोजिशन का एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसी वजह से बीजेपी सत्ता हार गई, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और 1994 में इस एंटी कॉपिंग एक्ट को रिपेल कर दिया गया। आज भी कुछ लोग इस कानून को एजुकेशन रिफॉर्म्स का ब्लड स्टेप मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनाथ सिंह के करियर का सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला मानते हैं। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में ये उनका आखिरी विवाद नहीं था। एंटी कॉपिंग एक्ट का विवाद अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था कि राजनाथ सिंह के दो और फैसलों ने उत्तर प्रदेश की सियासत और एजुकेशन सिस्टम में एक नई बहस छेड़ दी, जिसमें से पहला है वैदिक मैथमेटिक्स और दूसरा है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। गवर्नमेंट का मानना था कि भारतीय पारंपरिक गणित की टेक्निक मेंटल कैलकुलेशन को तेज बना सकती है और स्टूडेंट को भारत की प्राचीन ज्ञान पारंपरिक से जोड़ सकती है। सपोर्टर्स ने कहा कि हर देश अपनी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए भारत को भी अपनी पारंपरिक नॉलेज को एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन सभी इस बात से सहमत नहीं थे। ओपोजिशन और एकेडमिक्स की आलोचना कई हिस्टोरियन और मैथमेटिक्स स्कॉलर ने इस फैसले पर सवाल उठाए। ओपोजिशन ने आरोप लगाया कि एजुकेशन को आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दी जा रही है। विवाद यहीं तक शामिल नहीं था, हिस्टोरी टेक्स्ट बुक के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए गए। एंशिएंट इंडिया, वैदिक सिविलाइजेशन और भारतीय कल्चरल हिस्ट्री को ज्यादा जगह दी गई। गवर्नमेंट का कहना था कि करिकुलम को भारतीय दृष्टिकोण के साथ और अधिक संतुलित बनाया जा रहा है, लेकिन ओपोजिशन और कुछ हिस्टोरियंस ने इस पर भी सवाल उठाए। 2014 में राजनाथ सिंह लखनऊ से एमपी चुनकर आए और नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में उन्हें देश का होम मिनिस्टर बनाया गया। यहीं से शुरू होता है राजनाथ सिंह के करियर का सबसे चैलेंजिंग और सबसे डेप्थ वाला दौर। इसी दौरान भारत को कश्मीर में अशांति, नक्सल वायलेंस और बड़े टेरर अटैक जैसे कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2016 में हिजाबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद कश्मीर वैली में बड़े पैमाने पर हिंसा और स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली। राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ श्रीनगर का दौरा किया और कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के सिद्धांत पर संवाद की बात कही। लेकिन जब पाकिस्तान टेररिज्म बढ़ता गया तब सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मिलिटेंट्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए। गवर्नमेंट का कहना था कि इस टेरर नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा। इसी दौरान स्टोन पेल्टिंग्स को रोकने के लिए पेलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और ओपोजिशन ने आरोप लगाया कि इससे कई सिविलियंस, खासकर युवाओं की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने नक्सलिज्म को देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बताया। 2017 के सुकुमा अटैक के बाद होम मिनिस्ट्री ने समाहार स्ट्रेटेजी लागू की। इसका फोकस इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने पर था। गवर्नमेंट के मुताबिक उनके तेनूर में नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या में कमी आई और कई नक्सल कैडेट्स ने सरेंडर भी किया। असम एनआरसी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स का मुद्दा भी इसी दौरान काफी चर्चा में रहा। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि एनआरसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इलीगल इमिग्रेशन की पहचान के लिए है। रोहिंग्या मुद्दे पर गवर्नमेंट का स्टैंड था कि इलीगल इमिग्रेशन नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन ओपोजिशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इस पॉलिसी की भी आलोचना की और इसे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस से जोड़ा। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ कॉन्वे पर सुसाइड अटैक में 40 जवान शहीद हुए। पूरा देश शोक में था। ओपोजिशन ने होम मिनिस्ट्री पर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लैप्सेस से सवाल उठाए। गवर्नमेंट ने कहा कि इस हमले का मजबूत जवाब दिया जाएगा। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच तांडव काफी बढ़ गया। राजनाथ सिंह एक ऐसे होम मिनिस्टर रहे जिन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मजबूत किया, नक्सल वायलेंस को कम करने और बॉर्डर मैनेजमेंट पर जोर दिया। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी होने वाली थी। अब उनके हाथ में थी भारत की तीनों सेनाओं की कमांड संभालने वाली डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक ऐसे दौर में जब भारत को पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से भी बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद राजनाथ सिंह ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। गवर्नमेंट ने कई पॉजिटिव इंटेरिगेशन लिस्ट जारी की जिनके तहत कई डिफेंस आइटम के इंपोर्ट को धीरे धीरे रोककर उनका प्रोडक्शन भारत
भारत में बढ़ाया गया। HL तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंडा INS विक्रांत और नया इंडिगोस डिफेंस प्रोजेक्ट को पॉलिसी सपोर्ट दिया गया। 2019 में राजनाथ सिंह फ्रांस गए और पहले राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी रिसीव की। फिर 2020 में लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। इसके बाद LAC पर तनाव काफी बढ़ गया। पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन की भी रक्षा करेगा और सेना को पूरा समर्थन दिया जाएगा। लेकिन ओपोजिशन ने आरोप लगाया कि सरकार ने चाइना की घुसपैठ और ग्राउंड सिचुएशन पर पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। गवर्नमेंट ने इन आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टर्म्स के जरिए कई फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट हासिल किया गया। जून 2022 में राजनाथ सिंह ने अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम लॉन्च की। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर का सेवा काल 4 साल रखा गया। गवर्नमेंट का कहना था कि इससे आर्म फोर्स की एवरेज एज कम होगी। ओपोजिशन और कई डिफेंस एस्पिरेंट ने आरोप लगाया कि 4 साल बाद परमानेंट नौकरी और पेंशन की गारंटी न होने से युवाओं की भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। ये था राजनाथ सिंह का डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक। राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल करियर भी विवादों से अलग नहीं रहा। कभी उनके बयान ने सियासी तूफान खड़ा किया तो कभी उनके फैसले पर सवाल उठे और कभी उनके परिवार का नाम भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना। लेकिन इनमें से हर आरोप साबित नहीं हुआ। तो ये थी दोस्तों राजनाथ सिंह की पॉलिटिकल करियर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।